हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और सोशल मीडिया तीनों चीजों को टच करता हुआ एक इंटरेस्टिंग लैंडमार्क एक्ट जो अभी ईयू या यूरोपियन यूनियन ने पास किया है। पहला बड़ा इनिशिएटिव समझा जा रहा है इसको ग्लोबल फोरम पे कि किस तरीके से जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जैसे एप्पल हो, फेसबुक हो, अमेजॉन हो, गूगल हो, इनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, उनकी मोनोपोली ना स्टैब्लिश हो पाए और कैसे उनको फोर्स किया जाए कि वो एक फेयर प्लेटफॉर्म सभी बाकी डेवलपर्स को, थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस को, ऐप डेवलपर्स को, इंस्टॉलर्स को, एटसेट्रा एटसेट्रा को एक फेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाए। ऐसा ना हो कि क्योंकि ये कंपनीज खुद डिवाइस बनाएंगी, खुद ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, उसमें बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्स डाल देंगे और आपको फोर्स करना शुरू कर देते हैं कि आप अगर एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो क्रोम ही यूज करिए, आप अगर iOS यूज कर रहे हैं तो सफारी ही यूज करिए, आई मैसेज ही यूज करिए या गूगल मैसेज ही यूज करिए या डुओ यूज करिए या फेस टाइम यूज करिए। इस मोनोपोली को कैसे खत्म किया जाए, कम किया जाए। और ये ईयू का जो लैंडमार्क डिजिटल एक्ट है, ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही नहीं लेकिन ग्लोबली भी बाकी सभी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में भी उतना ही रेलिवेंट माना जाए इसके प्रोविजंस या इसकी इंटेंशन। क्योंकि बार बार क्वेश्चन उठता है कि जो बिग टेक कंपनीज हैं, बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती चली जा रही हैं। एक्विजिशंस इस बात के भी हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म पे, क्योंकि लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, जो बिग डेटा ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, सोशल मीडिया ड्रिवन है, तो ये कहीं पैरेलल गवर्नमेंट की तरह तो एक्ट करना शुरू ना कर दें, यूजर्स के पास चॉइस ही ना छोड़ें, आपको फोर्स करें, आपके हैंड्स को फोर्स करें कि आप सब कुछ इन कंपनीज के ड्रिवन टेक्नोलॉजी को ही यूज करने के लिए मजबूर हो जाए। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने एक और टॉपिक पहले लॉन्च किया जिसमें इंडिया की जो डिजिटल अथॉरिटी लॉन्च करने का प्लान है इंडिया का, उसके बारे में डिटेल आपके साथ डिस्कशन किया कि किस तरीके से हम लोग अब डिजिटल डेटा अथॉरिटी, जिसमें आपका पर्सनल डेटा, कमर्शियल डेटा, उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे सेफगार्ड किया जाए, उसके बारे में इंडिया क्या प्रोविजंस या क्या ड्राफ्ट प्रोविजंस लाने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन है। उसको आज के इस लेक्चर के लास्ट में हम अटैच करेंगे ताकि ये दोनों लेक्चर्स देखने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, खास तौर से ग्लोबल स्केल पे क्या चल रहा है, ग्लोबल फोरम्स पे क्या चल रहा है, इंडिया क्या इनिशिएटिव ले रहा है, जब बात हो जाए बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज के रेगुलेशन के, आपके डेटा प्रोटेक्शन के रेगुलेशन के, या इंडिया की जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जिसको स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया बहुत एक्टिवली वर्क कर रहा है, उसके बारे में। किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो का रिसोर्स मटेरियल आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे, पहला लिंक इंग्लिश, सेकंड लिंक हिंदी एंड टेलीग्राम चैनल भी। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, थर्सडे को यूरोपियन यूनियन ने एक फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द एक्ट, जिसको कहा जा रहा है डिजिटल मार्केट्स एक्ट DMA, जो एक बड़ा स्वीपिंग लेजिस्लेशन भी माना जा रहा है, जो हमेशा हमेशा के लिए शायद किस तरीके से जो बिग टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं जैसे एप्पल हो, गूगल हो, मेटा हो, अमेजन हो, फेसबुक हो, ये ऑपरेट करती हैं यूरोप में, इसको बदल दे। और सिर्फ यूरोप में ही नहीं, यूरोपियन यूनियन में ही नहीं, इसके जो रेमिफिकेशंस होंगे, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इंपैक्ट होंगे, ये बाकी पूरी दुनिया में भी देखे जाएंगे, फील किए जाएंगे। यूरोपियन काउंसिल का यह भी कहना है कि इस लॉ का जो मेन एम है वो ये है कि डिजिटल सेक्टर को और ज्यादा फेयर कैसे बनाया जाए, इसको और ज्यादा कंपेटिटिव कैसे बनाया जाए। कौन कौन सी कंपनीज या कौन कौन से सेक्टर्स या किस टाइप की एंटिटीज, बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज टारगेट हैं इस डिजिटल मार्केटिंग एक्ट, जिसको DMA कहा जा रहा है। DMA का फोकस है ऐसी कंपनीज जिनको टर्म किया जाएगा गेट कीपर्स, और ये गेट कीपर्स में कई सारी कंपनीज जैसे एप्पल हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, गूगल हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, अमेजॉन हो सकता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इस गेट कीपर्स की कैटेगरी में फॉल हो सकते हैं। ये कंपनीज को फोर्स करेगा एक्ट कि ये सभी कंपनीज, ये जो नए रूल्स बनाए जा रहे हैं DMA के अंडर, मतलब डिजिटल मार्केट्स एक्ट के अंडर, उसको ये कंप्लाई करे। और जो भी वॉलेटर्स होंगे, पहले वॉलेशन पे इन कंपनीज का जो ग्लोबल एनुअल सेल है, मतलब साल भर का ग्लोबल जो इनका सेल है, उसका 10% इनको फाइन लगाया जा सके, पीनलाइज किया पाएगा।
और अगर ये रिपीट करते हैं तो 20% तक इन पे फाइन लगाया जा सकता है। और वर्स्ट केस सिनेरियोज में हो सकता है इनको बैन कर दिया जाए कि आप और कोई एक्विजिशन नहीं कर सकते, किसी और कंपनी को, एंटिटी को आप नहीं खरीद सकते। इसका मतलब बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस आप इनको कह सकते हैं। रीजन है कि इन कंपनीज को गेट कीपर्स कहा जाए, क्योंकि ज्यादातर अगर आप इन कंपनीज की डेफिनेशन को समझेंगे तो ये वो कंपनियां हैं जो कंट्रोल करती हैं पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, चाहे वो एप्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे एड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे मार्केट प्लेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इवन कम्युनिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, टोटली ये कंट्रोल करती हैं। अगर आप मान लीजिए एप्पल का कोई फोन खरीदते हैं, मैक खरीदते हैं, आईपैड खरीदते हैं, तो एप्पल टोटली कंट्रोल करता है कौन सा डेटा फ्लो होगा, उसके मार्केट प्लेस ऐप स्टोर पे आपको एप्स मिलेंगे, सिमिलरली एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पे आपको एप्स मिलेंगे, और एक बड़ा सा इंटीग्रेटेड सिस्टम बना देते हैं जिसके बाहर आपके लिए जा पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो गेट कीपर्स हैं कई बार ये ड्यूअल रोल भी प्ले करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही डेवलप करेंगे और डिवाइसेस को भी यही मैन्युफैक्चर करेंगे। जैसे एप्पल का एग्जांपल देख लीजिए, क्लासिक वन कि फोन भी हम ही बनाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा होगा, उसके एप्स भी ज्यादातर हमारे ही होंगे। सेम केस गूगल का, सेम केस कुछ हद तक अमेज़न का भी। जो ये एक्ट है डीएमए, डिजिटल मार्केट्स एक्ट, इसके प्रपोजल्स के हिसाब से जो प्रोविजंस होंगे इस एक्ट के, वो जो कोर प्लेटफॉर्म सर्विसेज हैं सिर्फ उन पे एप्लीकेबल होंगे, और खासतौर से ऐसे एरियाज में जहां पर इस तरह की प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा आइडेंटिफिएबल हैं एंड एविडेंट हैं, प्रोमिनेंट हैं। अब आप सोच रहे होंगे गेट कीपर वर्ड बार बार सुन रहे हैं, लेकिन कौन इस गेट कीपर की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा? तो ईयू के इस बिल की डेफिनेशन के हिसाब से ऐसी सभी कंपनियां जिनका टर्नओवर पिछले 3 साल में सिर्फ ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन में 7.5 बिलियन यूरो से ज्यादा का होगा, या उनका जो मार्केट वैल्यूएशन है वो कम से कम 75 बिलियन यूरोस का होगा या उससे ज्यादा होगा। इसके अलावा अगर उस कंपनी के मंथली जो यूजर्स हैं वो 45 मिलियन से ज्यादा होंगे, या उनके 10,000 से ज्यादा बिजनेस यूजर्स होंगे जो ईयू में एस्टैब्लिश्ड हैं, तो ऐसी सभी एंटिटीज, कंपनीज को गेट कीपर की कैटेगरी में रखा जाएगा। क्या इस बिल में स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब छोटी जो कंपनीज हैं या मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा? नहीं, उनको इस बिल से पूरी तरह छूट दे दी गई है ताकि वो और प्रॉपरली ग्रो कर सके। जो प्लेटफॉर्म है जिनको गेट कीपर की तरह कैटेगराइज किया जाएगा, उनके लिए एक और कंडीशन कि वो एक या एक से ज्यादा अगर कोर प्लेटफॉर्म सर्विसेज को कंट्रोल करते हैं कम से कम 3 यूरोपियन यूनियन स्टेट्स में, तो भी आपको गेट कीपर की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा। और ये सर्विसेज हो सकती हैं, मार्केट प्लेसेस हो सकते हैं, ऐप स्टोर्स हो सकते हैं, सर्च इंजन्स हो सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग हो सकता है, क्लाउड सर्विसेज हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हो सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट्स हो सकते हैं, वेब ब्राउजर्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक और सब कैटेगरी इसमें रखी गई है जिसको कहा गया है इमर्जिंग गेटकीपर्स, और उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि किस तरीके से कंपनीज जिनकी कंपेटिटिव जो पोजीशन है वो प्रूव हो गई है लेकिन अभी सस्टेनेबल नहीं है, मतलब लगातार सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक बड़ी या कंपेटिटिव कंपनी बन चुके हैं, उनको इमर्जिंग कैटेगरी में रखा जाएगा ताकि उनके ऊपर भी नजर रखी जा सके। अब जब डीएमए समझ गए, इसके इंपॉर्टेंट प्रपोजल को समझा जाए। जो रूल्स हैं स्टेट करते हैं कि जो यूजर्स हैं उनके पास राइट होगा कि अगर उनका मन करेगा तो एप्स को इंस्टॉल करेंगे, उनका मन करेगा तो एप्स को इंस्टॉल ना करें। इसके अलावा एक मेन ऑब्जेक्टिव इस डीएमए या डिजिटल मार्केट एक्सेस एक्ट का यह भी होगा कि जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं, मान लीजिए iOS लेते हैं, एप्पल का फोन लेते हैं, आप टैबलेट लेते हैं, सफारी पहले से इंस्टॉल्ड होगा, एप्पल मेल पहले से इंस्टॉल्ड होगा, आई मैसेज पहले से इंस्टॉल्ड होगा, इनका ऐप स्टोर पहले से इंस्टॉल्ड होगा। इन सभी प्री इंस्टॉल्ड एप्स को कैसे हटाया जाए, क्योंकि वो पहले से इंस्टॉल आते हैं, आप उन्हीं को इमीडिएटली यूज करने लग जाते हैं। सिमिलरली गूगल एंड्रॉइड फोन्स पे क्रोम पहले से इंस्टॉल्ड होगा, प्ले स्टोर पहले से इंस्टॉल होगा, और भी बहुत सारे गूगल के प्रोडक्ट्स जियो इंस्टॉल हो सकता है, या एप्पल में फेस टाइम इंस्टॉल हो सकता है, डिफरेंट एप्स पहले से इंस्टॉल हो सकते हैं। तो कैसे प्री इंस्टॉल एप्स पे क्रैकडाउन किया जाए? इसके अलावा यह भी कहना है, क्योंकि यूजर्स को आप फोर्स नहीं कर सकते कि ये जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं ये उसको शुरुआत से ही मिलेंगे, उनको आप डिफॉल्ट में ही यूज करेंगे, इंक्लूडिंग वेब ब्राउजर्स। हो सकता है अगर गूगल का क्रोम पहले से इंस्टॉल्ड ना हो तो हो सकता है उसके बजाय आप ओपेरा यूज करें, फायरफॉक्स आप यूज करें, हो सकता है क्रोम ही यूज करें, लेकिन एटलीस्ट आप पहले अपना माइंड अप्लाई करेंगे, दूसरों को भी बराबर का चांस मिलेगा। सिमिलरली
अगर आप iOS यूज करते हैं, एप्पल के डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं, सफारी पहले से इंस्टॉल नहीं है, तो आप हो सकता है ऐप स्टोर में जाएं और ऑल्टरनेटिव्स देखें, और हो सकता है सफारी के बजाय क्रोम बेटर यूज करें, एज बेटर यूज करें, ओपेरा बेटर यूज करें, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका मतलब सभी को फेयर चांस मिले। इसके अलावा इसको हो सकता है कि ऑलमोस्ट हर प्री इंस्टॉल्ड ऐप के ऊपर भी एक्सटेंड कर दिया जाए। और सिंपल सा एग्जांपल है कि हो सकता है फ्यूचर आईफोन्स जब इस लॉ को लागू किया जाए इसी फॉर्मेट में, तो बिना सफारी के आए, बिना एप्पल मेल के आए, बिना आई मैसेज के आए, बिना सीरी के आए। सिमिलरली एंड्रॉइड फोन्स में भी जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो शायद आना बंद हो जाए। ईयू का यह भी कहना है कि इसके अलावा कि प्री इंस्टॉल्ड एप्स को हम क्रैकडाउन करेंगे, गेट कीपर्स वॉलेट ना कर पाए उसको हम ध्यान देंगे, इंटर ऑपरेबिलिटी पे भी कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपस में बात कर सकें, इंटर ऑपरेट कर सकें, उसको भी हम एक मेजर एजेंडा आइटम बनाएंगे इस पर्टिकुलर डीएमए एक्ट में। और उसका पर्पस यह है कि जो बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं, खासतौर से मैसेजिंग सर्विसेज में, वो सीमलेसली एक दूसरे से बात कर सके। मतलब एक क्रूड एग्जांपल आप समझिए कि इस एक्ट के फोर्स में आने के बाद हो सकता है इवेंचुअली व्हाट्सएप से आप मैसेज करें वो एप्पल के आईफोन या आई मैसेज में चला जाए। सिमिलरली आई मैसेज का मैसेज हो सकता है आपको व्हाट्सएप में मिल जाए, टेलीग्राम में मिल जाए। इवेंचुअली ये कैसे हो पाएगा ये अभी टेक्निकली नहीं लेआउट किया गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एस्पिरेशन है इस डीएमए एक्ट की, इंटर ऑपरेबिलिटी। इसके अलावा रूल्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से जो ऐप स्टोर्स हैं उनको एक फेयर एक्सेस दिया जाए, खासतौर से गेट कीपर्स जो अपने पहले से ऐप स्टोर्स प्री इंस्टॉल कर देते हैं। आपके पास ऑप्शन नहीं बच जाता है कि दूसरे ऐप स्टोर में आप जाके हो सकता है बेटर या चीपर वहां से आप एप्स डाउनलोड कर सकें। जैसे एप्पल के लिए कहा जाता है, विच आई एम नॉट 200% श्योर, कि जो भी ऐप पेड ऐप आप डाउनलोड करेंगे 30% 33% उसमें से एप्पल का कट होता है। हो सकता है उससे सस्ता आपको कोई ऐप स्टोर मिल जाए, हो सकता है वहां पे सिर्फ 10% ही उसका जो मार्केट डेवलपर हो या ऐप स्टोर जो डेवलपर हो वो आपसे चार्ज करे। चीपर ऑप्शंस मिल सकते हैं, बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो इसी वजह से किस तरीके से फेयर एक्सेस दें हम ऐप स्टोर्स को, उस पर भी एक मेजर फोकस रहेगा डीएमए एक्ट के रूल्स का। इसके अलावा जो गेट कीपर्स हैं उनको फोर्स किया जाएगा कि वो जो इंस्टॉलेशन है या इफेक्टिव यूज है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन स्टोर्स का, उनको भी बराबर का मौका मिले उनके प्लेटफॉर्म्स पे। और अगर वो थर्ड पार्टी स्टोर्स को अलाउ करेंगे तो ऐसे गेट कीपर्स चाहें तो सिक्योरिटी मेजर्स के लिए अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शनेट मेजर्स ले सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी स्टोर्स को अपने प्लेटफॉर्म्स, अपने सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स या ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म्स पे इंस्टॉल होने से रोक नहीं सकते। जैसे एप्पल एक वेल नोन क्रिटिक रहा है इस बात का कि हम हमारे ऐप स्टोर के अलावा दूसरे ऐप स्टोर्स या बाहर से आए हुए जो ऐप्स हैं उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना अलाउ नहीं कर सकते थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से। एप्पल का कहना है कि अगर हमारे ऐप स्टोर से आप ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसमें एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। हमने उस ऐप को या उस सोर्स को या उस मटेरियल को स्क्रूटनाइज नहीं किया है, उसमें वायरस हो सकता है, हैकिंग हो सकती है, इश्यूज हो सकते हैं। सिमिलरली गूगल पे अगर आप देखें तो प्ले स्टोर डोमिनेट करता है, और लेकिन गूगल में फिर भी थर्ड पार्टी स्टोर्स का ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन वो रीच या इन्फ्लुएंस आपको गूगल के प्लेटफॉर्म पे भी नहीं मिलती है, एंड्रॉइड पे भी नहीं मिलती है। इसके अलावा गेट कीपर्स को इस बात के लिए भी फोर्स किया जाएगा कि आप बेवजह अनफेयर तरीके से जो बिजनेस यूजर्स हैं और ऐसे बिजनेस यूजर जिसमें ऐप डेवलपर्स को सर्टेन टाइप की पेमेंट सिस्टम्स या आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स की जरूरत होती है, आपके जो इनबिल्ट डिफॉल्ट सिस्टम्स हैं उन्हीं को यूज करने के लिए फोर्स किया जाए, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए कोई भी ऐप डेवलपर हो, फॉर एग्जांपल एपिक गेम्स, स्पॉटिफाई एटसेट्रा, और वो अगर किसी तरीके का पेमेंट करवाना चाहें अपने यूजर से, तो आप कहें कि आप सिर्फ एप्पल पे के थ्रू ही कर सकते हैं या गूगल पे के थ्रू ही कर सकते हैं, यह ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म्स को भी अलाउ किया जाना चाहिए। इसका मतलब ईयू चाहता है कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है या प्लेटफॉर्म डेवलपर है या गेट कीपर है, वो किसी तरीके से फोर्स नहीं करेगा कि अगर किसी ऐप के लिए पेमेंट होना है तो उनके ही पेमेंट गेटवे या उनके ही अरेंजमेंट या आइडेंटिफिकेशन अप्रूवर के थ्रू उस चीज को कैरी आउट किया जाए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इसमें रूल है कि यूरोपियन यूनियन ये एक्सपेक्ट करती है इस पर्टिकुलर एक्ट के इन्फोर्स में आने के बाद
कि जो ऐप डेवलपर्स हैं उनको फेयर एक्सेस दें सप्लीमेंट्री फंक्शनैलिटी स्मार्टफोन्स में। फॉर एग्जांपल एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप, ऐसा ना हो कि उसको पीछे ढकेल दिया जाए, उसकी फंक्शनैलिटी को कम कर दिया जाए, उसको शील्ड कर दिया जाए, उसको ओवरशैडो कर दिया जाए। इसके अलावा जो गेट कीपर्स होंगे उनको, जो सेलर्स हैं उनको मार्केटिंग और एड परफॉर्मेंस डेटा है उनके प्लेटफॉर्म पे, उसका भी एक्सेस देना होगा, ताकि जो सेलर्स हैं वो उस मार्केटिंग और एड परफॉर्मेंस डेटा के बेसिस पे अपनी सेलिंग स्ट्रैटेजी या अपनी डेवलपिंग स्ट्रैटेजी या अपनी ऐप स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली फेयर प्लेटफॉर्म पे इक्वल फुटिंग पे डिवाइस कर पाए। इसके अलावा जो गेट कीपर्स होंगे उनको यूरोपियन कमीशन को इस बात पे भी इंफॉर्म करना होगा अगर वो एक्विजिशन करते हैं, मतलब किसी और कंपनी को खरीदते हैं, या मर्जर्स करते हैं, मतलब दूसरी कंपनी के साथ अपनी कंपनी को, अपनी एंटिटी को मर्ज करते हैं। और इसको बड़ा सिग्निफिकेंट समझा जा रहा है। कई बार होता है जो बिग टेक है या बिग प्लेयर्स हैं, जब भी कोई छोटी कंपनी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करती है तो उसको वो परचेज कर लेते हैं, उनकी मोनोपोली और बढ़ जाती है। जैसे मेटा, जिसको फेसबुक कहा जाता था, उसने जो इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, फिर व्हाट्सएप को एक्वायर किया, इस तरीके से गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जो नए रूल्स हैं ये गेट कीपर्स को फॉरबिड करते हैं, मना करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को दूसरों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से हाई रैंक करें, ये आप नहीं कर पाएंगे। पता लगे आपने क्रोम में सर्च किया, गूगल में सर्च किया, गूगल के प्रोडक्ट्स को बेटर रैंक करें दूसरों के मुकाबले, आप नहीं कर सकते। सिमिलरली आपने सफारी में सर्च किया और वो एप्पल के प्रोडक्ट्स को बेटर रैंक करने लग जाए दूसरों के मुकाबले, ये भी आप नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपने कोई प्राइवेट डेटा कलेक्ट किया है तो उसको आप किसी और सर्विस, किसी और पर्पस के लिए भी रीयूज नहीं कर पाएंगे। अब ये जो नए रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हम देख चुके हैं, क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं? जो नए रूल्स हैं वो ऐसे टाइम पे रोल आउट हो रहे हैं कि जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो बार बार इमेंस सिक्योरिटी के अंडर आती हुई देखी जाती हैं। और यूरोपियन यूनियन का एक कॉम्प्रिहेंसिव डीएमए, डिजिटल मार्केट एक्ट, एक पहला बड़ा स्टेप समझा जा रहा है ग्लोबली कि ये जो कमियां हैं, खामियां हैं, और खासतौर से जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, इनकी जो कोर प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री की, उनको कैसे ठीक किया जाए, रेक्टिफाई किया जाए। यूरोपियन यूनियन का ऑलरेडी ग्लोबली सबसे कॉम्प्रिहेंसिव यूजर डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जिसका नाम है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जीडीपीआर, एग्जिस्ट करता है। उसी की तर्ज पे इंडिया भी जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, उसको ड्राफ्ट करके लाने की कोशिश में है, जो इस लेक्चर के एंड या सेकंड पार्ट में आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा जो इश्यूज हैं कि इन ऐप आप कैसे पेमेंट करेंगे, थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स को आप कैसे डील करेंगे, रैंकिंग में फेयरनेस आप कैसे लाएंगे, प्री लोडेड एप्स की मोनोपोली को आप कैसे करेंगे, ये कई बार ग्लोब के अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चंस तो उठते हैं, लेकिन सोल्यूशन आज तक शायद किसी ने प्रोवाइड नहीं किया। जैसे यूएस में एपिक गेम्स ने एप्पल स्टोर को सू किया कि जो इन ऐप पेमेंट सिस्टम है वो एप्पल पे के थ्रू ही क्यों हो, और इसमें एपिक गेम्स की जीत हुई। बाद में एप्पल ने उसको अपील किया, अभी वो रुका हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की फ्रस्ट्रेशन है कि ये गेट कीपर्स एक मोनोपोलाइजर की तरह इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली साउथ कोरिया में एक लॉ पास किया गया जिसमें स्पेसिफिकली एप्पल और गूगल को बैन किया गया कि आप डेवलपर्स को फोर्स नहीं करेंगे कि आपका ही जो इन ऐप पेमेंट सिस्टम है सिर्फ उसी को यूज कर पाए। यूएस भी लगातार इन क्वेश्चंस पे डेलिब्रेट कर रहा है। इंडिया में भी जो ऐप डेवलपर्स हैं उनके भी सेम टाइप के इश्यूज हैं कि ये जो इन ऐप पेमेंट्स हैं, थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स हैं, टोटल जो मोनोपोली और कंट्रोल है बिग टेक कंपनीज का, गेट कीपर्स का, इसको खत्म करना होगा, कम करना होगा, तभी हम एक बेटर, फेयर, मोर कंपैरेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, बड़ा लैंडमार्क एक्ट, मुझे लगता है इसके बाद धीरे धीरे बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड या बाकी कंट्रीज भी सिमिलर लाइंस पे अपने अपने एक्ट्स को रोल आउट करना शुरू करेंगे। गुड न्यूज फॉर यूजर्स, गुड न्यूज फॉर बिजनेस, गुड न्यूज फॉर कंपटीशन। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल जो हो सकता है नियर फ्यूचर में इंट्रोड्यूस किया जाए पार्लियामेंट में। हाल ही में जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ने जो डेटा सिक्योरिटी बिल है, डेटा प्रोटेक्शन बिल है, उसके बारे में इसको बहुत माइन्यूटली स्क्रूटनाइज करके इंपॉर्टेंट लीगल रिकमेंडेशंस दी हैं ताकि इस बिल को और बेटर बनाया जा सके, इससे पहले कि इसको पार्लियामेंट में फिर से इंट्रोड्यूस किया जाए। उसके बाद ये जब एक्ट बन जाएगा, पूरे कंट्री पे लागू हो जाएगा,
तो हर तरह के डेटा, चाहे वो पर्सनल डेटा हो या नॉन पर्सनल डेटा हो, उन सभी को यह सिंगल हैंडेडली रेगुलेट करेगा। आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इस बिल को 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद इसको जेसीपी या जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास रेफर किया गया कि आप इसको डिटेल में एनालाइज करिए और आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, आपका जो फीडबैक है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को एंगेज करते हुए, जिसमें हो सकता है हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, या फिर बेसिकली पब्लिक इन जनरल हो, या डिफरेंट कंपनीज हो, इन सब के साथ आप कोलैबोरेट करेंगे। उसके बाद आप जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, खासतौर से यूरोपियन यूनियन का जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, या इसके अलावा इंटरनेशनली अगर आपको कोई और अच्छा बिल या प्रोविजंस दिखाई देते हैं, उन सबको इसमें इनकॉर्पोरेट करके फाइनली अपनी रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के साथ पार्लियामेंट इसको फाइनली स्क्रूटनाइज करेगी और उसके बाद इस बिल को पास बेसिकली किया जाएगा प्रेसिडेंशियल एक्शन के बाद। सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? 78 सिटिंग्स जो रफली 184 आवर्स 20 मिनट्स तक बेसिकली चली, और ये जो जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है ऑन द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसको 6 बार से ज्यादा एक्सटेंशन दिया गया ताकि एक्चुअली इस बिल को बहुत क्लोजली, डिटेल में, डिलीजेंटली ये लोग एनालाइज कर सके। इस कमेटी ने फाइनली अपने रिकमेंडेशंस कोलेट करते हुए दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में अपनी फाइनल रिपोर्ट, अपनी रिकमेंडेशंस को प्रस्तुत किया है। जो की रिकमेंडेशन है उसमें से एक मेन रिकमेंडेशन यह भी है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इसके अलावा हो सकता है व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, और भी बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनीज हो सकती हैं। ऐसी सोशल मीडिया कंपनीज जो इंटरमीडियरीज की तरह काम नहीं करती हैं, और इंटरमीडियरीज का मतलब होता है कि आप सिर्फ कहीं से डेटा ले रहे हैं और दूसरे एंड पे उस डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। मतलब आप खुद अपना डेटा या बेसिकली अपनी पॉलिसीज या अपना खुद कोई चीज पब्लिश आप नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंपनीज जो इंटरमीडियरीज नहीं है, उनको इस बेसिकली बिल के आने के बाद अभी जो जेसीपी के रिकमेंडेशंस हैं उसके हिसाब से कंटेंट पब्लिशर्स माना जाएगा। इसका मतलब अगर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी पब्लिश होता है, आप अगर एक इंटरमीडियरी कंपनी नहीं है, तो जो भी पब्लिश होगा आपके बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो भी चीज होस्ट होगी, उसके लिए आपको ही लायबल या आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके अलावा और क्या बेसिकली मेजर रिकमेंडेशंस हैं इस जेसीपी की? जेसीपी या जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसमें ध्यान दीजिए इस वर्ड पे कि इनिशियली जब इस कमेटी को सेटअप किया गया तो सिर्फ पर्सनल डेटा से रिलेटेड इसका मैंडेट रहा, लेकिन किस तरीके से यह मैंडेट इस पूरी कंसल्टेटिव प्रोसेस के दौरान या स्क्रूटिनी प्रोसेस के दौरान सिर्फ पर्सनल डेटा ही नहीं, नॉन पर्सनल डेटा को भी कवर करने के लिए एक्सटेंड किया गया। ये जो जेसीपी थी, इसको दिसंबर 2019 में फॉर्म किया गया और इसका मैंडेट रहा कि आप डेलिब्रेट करेंगे ऐसे इश्यूज से जो रिलेटेड है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेके। उसके अलावा आप अपने मैंडेट को इवेंचुअली डिस्कशंस के बाद नॉन पर्सनल डेटा पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो बेसिकली स्पेक्ट्रम है उसको एनालाइज करने के बाद जेसीपी को लगा कि एक्चुअली जिस तरीके से डेटा जनरेट होता है, जिस तरीके से डेटा को एग्रीगेट किया जाता है, जिस तरीके से डेटा को डिससेमिनेट किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, यह डिफरेंशिएट करना कि इसमें से कौन सा पर्सनल डेटा है, कौन सा नॉन पर्सनल डेटा है, बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। इस वजह से जेसीपी ने कहा कि हालांकि हमारा जो इनिशियल मैंडेट था वो सिर्फ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके था कि पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड अपनी की रिकमेंडेशंस दें, लेकिन हमें लगता है कि ये जो डिफरेंशिएशन है, बाइफर्केशन है, सेगमेंटेशन है, पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा, इसको अचीव कर पाना आज के सोशल मीडिया के जमाने में, जिसमें टन्स ऑफ डेटा हर सेकंड जनरेट होता है, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। इस वजह से हालांकि हमारा मैंडेट सिर्फ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से स्टार्ट हुआ, लेकिन हमने नॉन पर्सनल डेटा और दोनों को कंबाइन करके होलिस्टिक रिकमेंडेशंस को अपना बेसिकली प्रेजेंट किया है। जो कमिटी
2 साल की मेहनत के बाद इन्होंने टोटल 99 रिकमेंडेशंस प्रेजेंट की हैं, जिसमें से 12 ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जो ओरिजिनल बेसिकली प्रोविजंस थे उसको और ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। बाकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो जो ओरिजिनल प्रोविजंस थे उसमें ट्वीक्स या मॉडिफिकेशंस के तौर पे प्रेजेंट किए गए हैं। 4 या 5 अगर आप इसकी की रिकमेंडेशंस देखें, पहली रिकमेंडेशन है कि एक्चुअली सिर्फ पर्सनल डेटा को ही नहीं, हमें नॉन पर्सनल डेटा को भी एज ए पैकेज, एक होलिस्टिक व्यू के तौर पे कंसीडर करना चाहिए। पहली रिकमेंडेशन रही इस जेसीपी की कि पर्सनल प्लस नॉन पर्सनल डेटा को सेग्रीगेट अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। यह सेग्रीगेशन पॉसिबल भी प्रैक्टिकली नहीं है। इस वजह से पर्सनल प्लस नॉन पर्सनल डेटा दोनों को बेसिकली कवर करे, जो भी हमारा बिल फाइनली प्रेजेंट किया जाए, पास किया जाए बाय द पार्लियामेंट। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि आज के जमाने में अगर आप देखें तो एक्चुअली किस तरीके से डेटा जनरेट हो रहा है, किस तरीके से कलेक्ट हो रहा है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, डिसेमिनेट किया जा रहा है, इसमें आप कहें कि यह पार्ट पर्सनल डेटा है, यह पार्ट नॉन पर्सनल है, यह आप नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इनिशियली जो सोच रही कि हम सिर्फ पर्सनल डेटा को कवर करेंगे, इसके बजाय हम पर्सनल प्लस नॉन पर्सनल डेटा को कवर करने के लिए एक सिंगल अथॉरिटी रेकमेंड करते हैं। इसका नाम होगा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी या डीपीए, जो पर्सनल प्लस नॉन पर्सनल दोनों टाइप के डेटा को बेसिकली कवर करेंगे। पहली की रिकमेंडेशन। दूसरी की रिकमेंडेशन रही कि ट्रांजिशन पीरियड क्या होगा। टेक्नोलॉजी आजकल सभी की लाइफ में एक इंसेपरेबल पार्ट बन गई है। फर्म्स हैं, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, कॉमन यूजर्स हैं, इतना ज्यादा बेसिकली डेटा जनरेट करते हैं। और जो डेटा एग्रीगेटर्स हैं उनको टाइम दिया जाए कि जब ये बिल फाइनली पास हो जाए तो कितने टाइम के अंदर उनको कंप्लाई करना होगा इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंडर। जो बेसिकली डेटा एग्रीगेटर्स हैं उनको 24 मंथ्स दिए गए हैं, मतलब 2 साल के अंदर अंदर जब भी एक्ट नोटिफाई हो उसके 2 साल के अंदर आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ। लेकिन ऐसे डेटा फिड्यूशरीज जो एक्चुअली सिर्फ चिल्ड्रन रिलेटेड डेटा या बच्चों से रिलेटेड डेटा में डील करते हैं, उनको बहुत शॉर्ट विंडो दी गई है कि जैसे ही एक्ट नोटिफाई होता है आपको 9 महीने के अंदर अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ। सेकंड मेजर रिकमेंडेशन। तीसरी मेजर रिकमेंडेशन रही कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लायबिलिटी को कैसे फिक्स किया जाए। एक तीसरी मेजर रिकमेंडेशन रही कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो खुद इंटरमीडियरी की तरह काम नहीं करते, कि सिर्फ हम डेटा दूसरों से कलेक्ट करते हैं और डिसेमिनेट करते हैं। मान लीजिए ट्विटर पे मुझे कुछ लिखना है तो ट्विटर का उसमें कोई रोल नहीं है कि मैं ट्विटर पे क्या लिखता हूं। और इस वजह से जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है या आईटी एक्ट है, उसका सेक्शन 79 ऐसे इंटरमीडियरीज को प्रोटेक्ट करता है कि आप ट्विटर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि प्रेम प्रकाश मीना एक्चुअली ट्विटर पे क्या पोस्ट करता है या प्रेम प्रकाश मीना इंस्टाग्राम या फेसबुक पे क्या बेसिकली पोस्ट करता है। इसके लिए प्रेम प्रकाश मीना को आप रिस्पॉन्सिबल ठहराइए रादर देन फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम या ट्विटर, क्योंकि वो सिर्फ इंटरमीडियरीज हैं। लेकिन ऐसी कंपनीज जो इंटरमीडियरीज नहीं है, नॉन इंटरमीडियरीज हैं, अगर वो कोई कंटेंट होस्ट करती हैं तो उनको पब्लिशर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब यह माना जाएगा कि उन्होंने खुद ने जैसे वो चीज बनाई हो, पब्लिश की हो, और इनको इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंडर लायबल मानते हुए इसके जो भी पीनल एक्शंस हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। 3 रिकमेंडेशंस। चौथी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन कि पेनल्टी किस टाइप की होगी अगर कोई वायलेट करता है। कमिटी ने रेकमेंड किया है कि एक फाइन अप टू 15 करोड़ या फिर आपका जो टोटल ग्लोबल, इंडिया नहीं ग्लोबल जो टर्नओवर है किसी भी फर्म का, अगर डेटा ब्रीच हो जाती है तो उसका 4% तक आपको फाइन के रूप में पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा जेल भी बेसिकली आपको हो सकती है रफली 3 साल तक अगर कोई भी डी आइडेंटिफाइड डेटा री आइडेंटिफाई कर दिया जाता है प्रॉपर ऑथोराइजेशन के बिना। इसके अलावा 5वीं मेजर रिकमेंडेशन कि टाइमली अलर्ट। अगर कोई भी डेटा ब्रीच होता है, कोई भी डेटा एग्रीगेटर हो या डेटा फिड्यूशरी हो, उसको 72 आवर्स के अंदर जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी उसको इमीडिएटली नोटिफाई करना होगा। उसके बाद जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी या डीपीए होगा इस पूरी सीन को एनालाइज करेगा, क्या सिचुएशन है, किस टाइप का डेटा ब्रीच हुआ है, क्या सिवेरिटी है, क्या उसका क्वांटम है। उसके बाद
डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपने हिसाब से जो उनको अप्रोप्रिएट लगेगा कि हमें क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्या रेमेडियल मेजर्स लेने चाहिए, वो इंश्योर करेंगे। तो ये 5 या 6 की इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस रही इस जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। जेसीपी ने जब ये रिकमेंडेशंस दी तो किन किन चीजों को अकाउंट में लिया होगा इससे पहले कि अपनी रिकमेंडेशंस को फाइनल करें। जेसीपी ने जो इंटरनेट की ग्रोथ है, उसके अलावा कंज्यूमर्स इतना ज्यादा डेटा धीरे धीरे जनरेट करते जा रहे हैं और टाइम के साथ ये और एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। इसके अलावा जो कंपनीज हैं वो इस डेटा को यूटिलाइज करती हैं पर्सनलाइज एडवर्टीजमेंट्स के लिए, पर्सनलाइज टारगेटिंग के लिए, आपके ऑनलाइन बिहेवियर के हिसाब से। अगर आप अमेजन में कुछ ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर करते हैं या आप स्नैपडील पे कुछ ऑर्डर करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसके हिसाब से उस डेटा को यूटिलाइज करके वो आपको और नई रिकमेंडेशंस देना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली इवन ईमेल प्रोवाइडर्स हैं या हो सकता है व्हाट्सएप एटसेट्रा और बहुत सारे, या इंस्टाग्राम, जो चीज आप ब्राउज करेंगे उससे रिलेटेड आपको एड इंस्टाग्राम में ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएंगे। तो कंपनीज बिना यूजर के कॉन्सेंट के उस डेटा को इकट्ठा करके, उसको प्रोसेस करके, उसको बेसिकली यूज करना शुरू कर चुकी थी। लेकिन अगर वो डेटा लीक होता है तो कंपनीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक फिक्स नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये इस बिल के आने के बाद चेंज हो जाएगा। कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। क्या बेसिकली प्रोटोकॉल होगा अगर कोई भी डेटा ब्रीच होता है, क्या पेनल्टीज होती हैं और किस तरीका स्ट्रक्चर मैकेनिज्म इन प्लेस लाया जाएगा ताकि एक्चुअली ये बिल इफेक्टिवली काम कर सके, ये सब आएगा अब इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंडर। ऐसी कंपनीज को अकाउंटेबल होल्ड किया जा सके, उसके लिए 2019 में गवर्नमेंट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को पहली बार बेसिकली पार्लियामेंट में टेबल किया। उसके बाद कमिटी को रेफर कर दिया गया। कमिटी ने इस बात पे भी स्ट्रेस किया है कि हमको नई प्रोसेसेस या किस तरीके से डेटा स्टोर होगा, कैसे वो प्रोसेस होगा, कैसे वो डिसेमिनेट होगा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हो, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, इनका बेसिकली क्या क्या रोल रहेगा ये भी स्पेसिफाई करने की कोशिश की है। ये भी अकाउंट में लिया गया है जेसीपी ने अपनी फाइनल रिकमेंडेशंस को देने से पहले। इसके अलावा एक और मेजर कंसर्न कि जेसीपी की रिकमेंडेशंस ने इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो फाइनल यूजर्स हैं उनका डेटा कंपनीज कैसे स्टोर करेंगी, हैंडल करेंगी। डेटा ब्रीच अगर हो जाता है उसका बेसिकली किसी की हेल्थ पे, वेलबींग पे, खासतौर से मेंटल हेल्थ पे, या जो बॉट्स है वो प्लोरिफेट कर रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं, या फेक अकाउंट्स, या डेटा लोकलाइजेशन के जो रिक्वायरमेंट्स है, इन सब को भी कैसे होलिस्टिकली अकाउंट में लेते हुए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी कंट्री वाइड रोल आउट की जाए। इसके अलावा जेसीपी ने यह भी कहा कि जनरल जो पब्लिक है उसको हमेशा इस बात की चिंता होती है या अनईज इस बारे में फील करते हैं कि एक्चुअली कंपनीज पता नहीं उनके डेटा को कैसे स्टोर कर रही होंगी, कैसे प्रोसेस कर रही होंगी और किस किस चीज के लिए उनकी नॉलेज के बिना यूज कर रही होंगी। ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ डेटा है, कमर्शलाइजेशन या कमर्शियल यूज ऑफ पर्सनल डेटा है, इसकी वजह से जो एंड यूजर्स हैं, आप जैसे और हमारे जैसे कॉमन पब्लिक, उनके अंदर इन कंपनीज को लेके ट्रस्ट एक्चुअली बहुत कम देखा गया है। और बहुत बार सेंसिटिव या जो क्रिटिकल पर्सनल डेटा होता है उसका ब्रीच होना, लीक होना, मिसयूज होना अब एक आम बात बनती जा रही है और एक्सपोनेंशियली ऐसे इंसिडेंट्स की बढ़त देखी जा रही है। ऐसी सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, क्या लीगल प्रोविजंस हो, क्या कल्चरल प्रोविजंस हो, क्या टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सेटअप करना पड़ेगा ताकि एक यूजर फ्रेंडली डेटा इकोसिस्टम हम कंट्री में डेवलप कर सके, ये अभी तक मिसिंग था। इस चीज को भी जेसीपी ने अकाउंट में लिया है और अपनी रिकमेंडेशंस में इन कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक और प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, उसके अलावा किसी की मेंटल हेल्थ पे या इमोशनल वेलबींग के अगर डेटा ब्रीच होता है, किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, उस इंडिविजुअल, सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, इस चीज को भी एड्रेस करने की जेसीपी की रिकमेंडेशन ने कोशिश की है दोस्तों। इनफैक्ट जेसीपी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग को साइट किया है। जेसीपी के हिसाब से जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें से 86% से भी ज्यादा लोगों को इस बात की चिंता होती है, एंग्री भी फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हैं कि एक्चुअली अगर उनका डेटा लीक हो गया तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनकी पर्सनल, फिजिकल, मेंटल वेलबींग को वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। उसकी वजह से उनके स्लीपिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल्स,
सोशल हैबिट्स या प्रोफेशनली भी नेगेटिव बियरिंग इस डेटा ब्रीच की हो सकती है। तो जेसीपी ने ओवरऑल बहुत सारे जो मॉडर्न फीचर्स हैं इस डेटा ड्रिवन वर्ल्ड की, उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। अगर आप मेरी माने, मुझे लगता है बहुत अच्छी सेट ऑफ रिकमेंडेशंस हैं। अभी तक एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी में से हमारी कंट्री में कि अगर डेटा ब्रीच हो जाए तो उसको कैसे टैकल किया जाए, ये सब अब एक्चुअली इन प्रोसीजर्स के थ्रू, अब इन सब नए रिकमेंडेशंस के थ्रू या प्रोविजंस के थ्रू कवर करने की कोशिश की है। ज्यादातर रिकमेंडेशंस अगर आप देखें तो हमने बेसिकली इंस्पायर की हैं जो यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट है। अगर आप स्क्रीन पे इस टेबल को देखें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। इंडिया में सिर्फ 2 और 3 मेजर डिफरेंसेस देखे गए हैं। पहली बात तो जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, ये रफली चाहे यूरोपियन यूनियन हो या जेसीपी की जो रिकमेंडेशंस हो, रफली सिमिलर है। टाइम फ्रेम दोनों में 72 आवर्स का है। इंडिया में सिर्फ उसमें अगर आप चिल्ड्रन रिलेटेड डेटा में डील कर रहे हैं तो आपको विद इन बेसिकली 9 मंथ्स रजिस्टर करना होगा। यह एक एडिशनल प्रोविजन है। यूरोपियन यूनियन में जेल का कोई प्रोविजन नहीं है। इंडिया में 3 साल तक की आपको जेल हो सकती है। यह एक एडिड बेसिकली इनबिल्ट प्रोविजन बनाया गया है। तो यह बात तो रही जेसीपी की क्या रिकमेंडेशंस हैं। अब इसको बिल का रूप लेने के लिए और क्या जर्नी आगे ट्रैवल करनी होगी। तो जेसीपी रिपोर्ट है, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा को सबमिट की जा चुकी है। सभी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इसकी कॉपीज दी जा चुकी हैं और उनसे उनका फीडबैक, उनके सजेशंस, उनके ओपिनियंस बेसिकली इनवाइट किए गए हैं अगर वो चाहते हैं कोई फीडबैक, ओपिनियन, सजेशन इस पे देना। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, जो कि नोडल मिनिस्ट्री है इस बिल को हैंडल करने के लिए, वो जो रिकमेंडेशन जेसीपी ने दी है उनको डिस्कस बेसिकली करेगी। और जो कमेंट्स हैं इंडस्ट्री से, पब्लिक पॉलिसी ग्रुप से या बाकी लोगों से, वो अब इनवाइट नहीं किए जाएंगे क्योंकि वो प्रोसेस ऑलरेडी जेसीपी कंसल्ट करके कंप्लीट कर चुकी है। इसके बाद अगर लोकसभा, ये एक पॉलिटी या लक्ष्मीकांत टाइप क्वेश्चन हो गया, अगर लोकसभा इस बिल को पास कर दे ऐसे के ऐसे या कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, उसके बाद ये जाएगा सेम प्रोसेस में राज्यसभा के साथ। मान लीजिए राज्यसभा ने इसको अग्री नहीं किया, अप्रूव नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया या कुछ बेसिकली डिसएग्रीमेंट्स इस पे दिए, तो फिर आगे क्या होगा? फिर एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी दोनों हाउसेस की, लोकसभा एंड राज्यसभा, और उसको प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर या बेसिकली वाइस चेयरमैन, चेयरमैन। फिर इसको बेसिकली प्रिसाइड करेंगे एक्चुअली स्पीकर, और ये बेसिकली जॉइंट सिटिंग कॉल की जाएगी बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब एक बार बिल दोनों हाउसेस में पास हो गया, फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा उनके एक्सेंट के लिए, अप्रूवल के लिए। प्रेसिडेंट चाहे तो इस बिल को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज इट इज, चाहे तो अपने सजेशंस के साथ, रिकमेंडेशंस के साथ वापस भेज सकते हैं। लोकसभा चाहे तो उन सजेशंस, उन फीडबैक जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने दिए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके बिल को फिर से पास करवाए। या अगर लोकसभा चाहे कि एक्चुअली हम इसमें और कोई चेंज नहीं करना चाहते, तो वो प्रेसिडेंट द्वारा दिए हुए रिकमेंडेशंस, फीडबैक को टोटली इग्नोर करते हुए बिल को प्रेसिडेंशियल एक्शन के लिए वापस भेज सकते हैं। और अगर बिल दोबारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास गया विद और विदाउट चेंजेस, तो प्रेसिडेंट को मैंडेटरी तरीके से इस बिल को एसेंट देना ही होगा ताकि यह बिल फाइनली लॉ में कन्वर्ट हो सके। यही प्रोसीजर इस डेटा प्रोटेक्शन बिल को भी फॉलो करना होगा दोस्तों। अच्छी शुरुआत, फाइनली एक नोडल अथॉरिटी, प्रोसीजर्स, सेफगार्ड, अलग अलग एरियाज को कवर करते हुए डेटा एग्रीगेटर्स को, इंटरमीडियरीज को, पब्लिशर्स को, आम जनता को कब नोटिफाई करना होगा, क्या एक्शंस हो सकते हैं, क्या पीनल प्रोविजंस हो सकते हैं, इवेंचुअली हमारे जैसे जो रेगुलर यूजर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हमारा जो डेटा है वो सिस्टमैटिक तरीके से हैंडल किया जा रहा है। डेटा अगर ब्रीच हुआ तो उसमें लोगों की, कंपनीज की, पब्लिशर्स की, इंटरमीडियरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे जब ये पूरा सिस्टम मैच्योर होने लगेगा, जो नए चैलेंजेस आएंगे डेटा से रिलेटेड, उनको भी धीरे धीरे इसमें एडजस्ट किया जाएगा, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और पूरे मैकेनिज्म को और बेटर बनाया जाएगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।